उस कंडीशन में जब थीटा इक्वल टू 0 है और कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, तब हमारे पास वी एस एल की वैल्यू आ जाएगी वी एस माइनस वी एल। ठीक है, इसको हम कहेंगे इंटरफेशियल सरफेस टेंशन। ये होती है इंटरफेशियल सरफेस टेंशन। मैं आपको एक और बात बताऊं, वी एस माइनस सॉरी वी एस एल माइनस वी एल, ये होता है हमारे पास हमारा स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट जितना अधिक होगा उतनी ही हमारी फ्लोइंग और लेवलिंग बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, स्प्रेडेबिलिटी के लिए, स्प्रेड होने के लिए हमेशा वी एस की वैल्यू को ग्रेटर होना चाहिए वी एस एल प्लस वी एल से। ये तो आप समझ ही गए होंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो बहुत एलिमेंटरी। अब हमने थोड़ा सरफेस टेंशन के बारे में समझ लिया, थोड़ा लेवलिंग के बारे में समझ लिया। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो एंड लेवलिंग एजेंट्स की। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पॉलीमरिक एजेंट्स। पॉलीमरिक एजेंट्स में क्या होता है, हम यूज करते हैं पॉलीएक्रिलेट्स और एसिटोब्यूटेरेट्स का। ये क्या करते हैं, ये लीनियर चेन ऑफ रेजन्स बना लेते हैं जिनकी पेंट के साथ कंपैटिबिलिटी लिमिटेड होती है, तो और उनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है। तो उसके कारण क्या होता है, ये पेंट के सरफेस के जो है ऊपर पहुंच जाते हैं, ये इंटरफेस सरफेस एयर इंटरफेस पे ये यहाँ पहुंच जाते हैं, ये इंटरफेस पे पहुंच जाते हैं। तो उससे ये लेवलिंग इंप्रूव करते हैं, वहां पे पहुंचने के बाद यूनिफॉर्मिटी लाते हैं एक पूरी फिल्म में। तो ये क्या करते हैं भाई, ये इंटरकोट एडेशन की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, कोट से कोट की एडेशन क्रिएट नहीं करेंगे। दूसरा इसमें क्या होता है, ये यूनिफॉर्मली अप्लाई होके आपकी लोकल सरफेस टेंशन जो है उसको, लोकल सरफेस टेंशन को हमारी इम्पैक्ट करेंगे, उसको उसका जो डिफरेंस है वो खत्म कर देंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये सरफेस टेंशन को नहीं इम्पैक्ट करते हैं, लोकल सरफेस टेंशन को तो कर रहे हैं। हमने अभी देखा था कि सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन तो पूरे फिल्म की सरफेस टेंशन है ना, पर लोकल सरफेस टेंशन क्या है, मान लो यहां से पर्टिकुलरली इवेपोरेट हो गया सॉल्वेंट, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन की जो सरफेस टेंशन होगी उसको कहेंगे लोकल सरफेस टेंशन। तो ये उसका डिफरेंस जो होता है पूरी फिल्म में ऊपर जमा होके लोकल सरफेस टेंशन का डिफरेंस समाप्त सा कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास पहला टाइप होता है पॉलीएक्रिलेट। ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट वाइडली यूज्ड होते हैं हमारे पॉलीएक्रिलेट। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 5,000 से 5 सहस्त्र से 10 सहस्त्र 5,000 to 10,000 डाल्टन्स के बीच में होता है। ठीक है, तो आप इनकी जो है, आप फिल्म जब आप लगाएंगे तो ये ऑब्वियसली लोकल सरफेस टेंशन रिड्यूस करके बेहतरीन तरीके से आपको एकदम लेवलिंग करके देंगे। तो इनकी सॉल्युबिलिटी, कंपैटिबिलिटी और मॉलिक्यूलर वेट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं बड़े आराम से। कैसे, इनका जो मोनोमर टाइप है वो चेंज करके, इनके लेंथ मतलब मॉलिक्यूलर वेट को ऑब्वियसली वो तो आप चेंज कर ही लेंगे, वो करके आप इनकी कंपैटिबिलिटी एडजस्ट कर सकते हैं, आप इनकी पोलैरिटी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे इनके ग्लास टेम्परेचर पर। ग्लास टेम्परेचर क्या होता है आप सब जानते हैं, TFMC पढ़ा है आपने। तो ग्लास टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर एक पॉलीमर सॉफ्ट हो जाता है, पॉलीमर के छोटे छोटे पार्टिकल सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका ग्लास टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस होता है। इनकी विस्कोसिटी जो है वो मीडियम टू हाई होती है, ना कम ना ज़्यादा, मीडियम टू हाई बीच में ही कहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके यूजेस पे। भाई ये क्या है, आप इनको सॉल्वेंट बेस्ड सिस्टम में यूज कर सकते हो, आप इनको वाटर बेस्ड सिस्टम में यूज कर सकते हो, आप इनको पाउडर कोटिंग्स में यूज कर सकते हो, और आप इनको यूवी क्यूरेबल सिस्टम्स में भी आप इनको यूज करते हो। तो भाई पॉलीएक्रिलेट्स आर
immensely important for our purpose. अगले हमारे पास सेल्यूलोस एसिटोब्यूटेरेट। तो इसमें क्या है, दिस इज अ लेवलिंग एजेंट विद हाई अमाउंट्स ऑफ ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इसका भी मीडियम ही होता है, मॉलिक्यूलर वेट बहुत ना कम बहुत ना ज़्यादा। और इसकी जो कंपैटिबिलिटी हमारी होती है, इसको हम यूज़ करते हैं पॉलिएस्टर, अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर्स के साथ, यूवी को क्यूरेबल फिल्म्स के साथ, और हम उसको यूज़ करते हैं स्टेरीन सिस्टम्स के साथ, पोलर नॉन पोलर स्टेरीन सिस्टम के साथ, नॉन पोलर नहीं, लो विस्कोसिटी टाइप स्टेरीन सिस्टम्स के साथ हम यूज़ करते हैं हमारे सेल्यूलोस एसिटोब्यूटेरेट। अब आ जाते हैं हम सिलोक्सेन्स पर। सिलोक्सेन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट। सिलोक्सेन्स का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है हमारा, वो कम होता है 5000 डिग्री सेल्सियस से। ये हमें एक्सेलेंट लेवलिंग प्रॉपर्टी देते हैं, क्योंकि ये जो है इनका मॉलिक्यूलर वेट इतना कम होता है, ये बड़ी तीव्रता से ऊपर सरफेस पर पहुंच जाते हैं पेंट के, और सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। साथ ही साथ ये स्लिप प्रॉपर्टी भी रिड्यूस करते हैं। तो ये स्लिपिंग और लेवलिंग एजेंट दोनों का काम कर सकते हैं, पर इनका बहुत लिमिटेड यूजेज हम देखते हैं। इनकी विस्कोसिटी भी जो है वो कम होती है। जो इनका सरफेस टेंशन कम होता है ना, ये इसी कारण होता है क्योंकि इनकी विस्कोसिटी और मॉलिक्यूलर मास दोनों कम है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवलिंग एजेंट पर, मॉडिफाइड पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन्स। इसका स्ट्रक्चर हमको समझना होगा यहाँ पे। तो ये तो हमारा किसका स्ट्रक्चर है, पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन्स का स्ट्रक्चर है। पीडीएमएस इसको कहते हैं, ब्रांच्ड पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, ब्रांच्ड एंड मॉडिफाइड पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन की। ठीक है, अब भाई इसका मॉडिफिकेशन कैसे होता है ये समझते हैं। आप ये वाला पोर्शन आप इसका देख रहे हो, ये जो एन के अंदर है, ये जो पॉलीमरिक पोर्शन है इसका, ये पोर्शन हम इसको दो हिस्सों में बांटेंगे पहले तो। ठीक है, हम इस पोर्शन को यहाँ पे दो हिस्सों में बांटेंगे। हम इस पोर्शन को दो हिस्सों में बांट रहे हैं। ठीक है, ये एम है और ये एन है हमारे पास, ये एम है सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये वाला जो पोर्शन है हम इसमें नीचे मॉडिफिकेशन करेंगे। किस टाइप का मॉडिफिकेशन, हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, कॉपी में लिखा रही है मेरी,
ठीक है, ये एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये है प्रोपिनल ऑक्साइड, ये है एथिलीन ऑक्साइड, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से कनेक्ट किया इसको एथिलीन ऑक्साइड से, फिर प्रोपिलीन ऑक्साइड से, तो ये हमारे पास क्या बन गया, PO एथिलीन ऑक्साइड, PO, EOPO ब्रांच मॉडिफाइड पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन, सॉरी। तो ये हमारा एज लेवलिंग एंड स्लिप एजेंट बहुत उच्च कोटि से यूज होता है। ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसकी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ विस्कोसिटी कम होने के कारण ये बड़ी तीव्रता से सरफेस पे पहुंच के वहाँ पे स्लिपिंग एंड लेवलिंग की प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देता है। साथ ही साथ इसमें एक एल्किल मॉडिफिकेशन भी होता है, वो दूसरे प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है इससे भिन्न, वो जो है हमें पोलैरिटी रिड्यूस करके देता है, इस कंपाउंड की पोलैरिटी हमें कम करके देता है। अब हम आ जाते हैं, अच्छा इसमें एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इंटरकोट एडेशन को अफेक्ट करता है। जो हमारे पुराने वाले थे पॉलीमरिक लेवलिंग एजेंट्स, वो इंटरकोट एडेशन को अफेक्ट नहीं कर रहे थे, पर ये सिलोक्सेन और PDMS ब्रांच एंड मॉडिफाइड पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन जो है हमारा, वो अफेक्ट करेगा यहाँ पे इंटरकोट एडेशन को। इसकी स्लिप प्रॉपर्टीज जो है, स्लिप प्रॉपर्टी क्या होता है इसके बारे में अगली यूनिट में पढ़ाई करना है, यदि जीवित रहा तो उसकी वीडियो भी मैं डालूंगा। फिर हम आ जाते हैं फ्लोरोसर्फेक्टेंट पर। फ्लोरोसर्फेक्टेंट, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इस टाइप का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। फ्लोरोकार्बन्स आर कनेक्टेड टू एन एल्किल ग्रुप, तो इस टाइप का फ्लोरोसर्फेक्टेंट्स का स्ट्रक्चर होता है। आपको स्मरण होगा कि सिलोक्सेन जो थे हमारी सरफेस टेंशन कम कर रहे थे, ये फ्लोरोसर्फेक्टेंट्स सरफेस टेंशन को और भी कम कर देते हैं, बल्कि सबसे अधिक कम कर देते हैं। तो ये एक्सीलेंट लेवलिंग एजेंट के रूप में हमारे साथ यूज हो सकते हैं। इसको हम पॉलीमरिक पॉलीएक्रिलेट के साथ भी हम इसको कंबाइन करके यूज कर सकते हैं, पर इनका यूज लिमिटेड ही नहीं, इनका यूज होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कार्सिनोजन होते हैं। आप यदि सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीने से आप देर में मरेंगे, आपको सिगरेट ही पीनी है तो आप ये फ्लोरोसर्फेक्टेंट पीजिए, उससे आप जल्दी मरेंगे। कार्तिकेय जी और आयुष्मान पाल जी से मेरा निवेदन है कि ये इसका सेवन किया करें, जल्दी मरेंगे। इसमें क्या होता है, ये रिलीज करते हैं पर फ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड और पर फ्लोरोसल्फोनेट, जिससे कैंसर होता है। तो इसलिए इनका यूजेज बिल्कुल ही हमने बंद कर दिया है। अब आ जाते हैं अगले सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सॉल्वेंट्स। ये एक एजेंट होता है, सॉल्वेंट एक एजेंट है। आप सोच सकते हैं कैसे? मैंने आपको बताया था, आपको लेवलिंग कम करनी है तो आप ड्राइंग टाइम बढ़ा दीजिए। तो जब आप सॉल्वेंट बढ़ाएंगे, जब आप सॉल्वेंट बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा भाई? सॉल्वेंट बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा? ड्राइंग टाइम बढ़ जाएगा ना यार, क्योंकि सॉल्वेंट अधिक है तो इवेपोरेट होने में अधिक टाइम लेगा, तो ड्राइंग टाइम बढ़ गया। तो इट इज अ गुड लेवलिंग एजेंट, इट कॉजेज नो इंटरकोट एडहेशन प्रॉब्लम्स, इट रिड्यूसेस एंटी लेवलिंग, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट इट हैज नो सरफेस कोट रिडक्शन। मतलब आप ये मान लो, ये तो सॉल्वेंट तो इवेपोरेट ही हो रहा है ना, सरफेस कोट तो ये रिड्यूस करेगा ही नहीं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें इवेपोरेशन इंडेक्स की। इवेपोरेशन इंडेक्स क्या होता है? टाइम टेकन बाय अ गिवन सॉल्वेंट टू इवेपोरेट अपॉन टाइम टेकन बाय डाइएथाइल ईथर टू इवेपोरेट। डाइएथाइल ईथर को हमने यहाँ पे रेफरेंस सॉल्वेंट मान के रखा है, ठीक है। इवेपोरेशन इंडेक्स इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय अ सॉल्वेंट टू इवेपोरेट अपॉन टाइम टेकन बाय डाइएथाइल ईथर टू इवेपोरेट। तो जब हम नॉर्मल एयर ड्राइंग करते हैं तो हमारा इवेपोरेशन इंडेक्स जो है सॉल्वेंट का 150 से 200 के बीच में होना चाहिए, लेवलिंग प्रॉपर्टी अच्छी होने के लिए। जब हम 80 डिग्री सेल्सियस पर
फोर्स ड्राइंग करते हैं तो इवेपोरेशन इंडेक्स हमारा 400 से 500 के बीच में होना चाहिए। जब हम बेकिंग करते हैं पेंट की फिल्म की तो हमारा 500 से अधिक होना चाहिए यहाँ पे इवेपोरेशन इंडेक्स। ठीक है, तो सॉल्वेंट की यार कुछ कमी भी है। तो कमी है कि स्लो ड्राइंग, देखो ड्राइंग टाइम बढ़ा देगा, स्लो ड्राइंग हो जाएगी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पुअर विस्कोसिटी, यार ये विस्कोसिटी कम कर देता है। और दूसरा सैग रेजिस्टेंस, वो सैग आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में क्या होता है भाई, वो पेंट चिप लगा दिया तुमने, वो टपक रहा है, उसको सैग कहते हैं। तो यार सैग रेजिस्टेंस सॉल्वेंट से बढ़ जाती है। अब हम आते हैं यार कोलेसिंग एजेंट पे, ऑल्सो नोन एज फिल्म फॉर्मिंग एजेंट। ये लास्ट टॉपिक है यार इस यूनिट का, मेरा गला बैठ गया, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अगली यूनिट पढ़ के वीडियो अपलोड कर पाऊंगा। तो यार कोलेसिंग एजेंट क्या करता है, इसको हम फिल्म फॉर्मिंग एजेंट मानते हैं। ये अधिक से अधिक हमारे इमल्शंस में यूज होता है। ये इसको हम वाटर थिनिंग पेंट्स में हम इसको यूज करते हैं, और स्पेशली उनमें पॉलीमरिक पार्टिकल्स होने चाहिए। रेजिनस जो हमारे फिल्म होती है उनमें बेस्ड ऑन वाटर हम उन्हें बहुत यूज करते हैं, उसमें कोलेसिंग एजेंट्स को, सॉरी, उसमें कोलेसेंस होती है। तो कोलेसेंस कैसे होती है, देखो कोलेसेंस का मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है। ये हमारे पास वाटर में टाइनी 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 पॉलीमरिक पार्टिकल्स हैं, रेजन पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जब वाटर इवेपोरेट होता है तो ये पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के पास आने लगते हैं। ये एक्चुअली कैप्सूल टाइप पार्टिकल्स होते हैं पॉलीमर्स के। ठीक है, पास आने लग गए। अब क्या होगा, अब वाटर और इवेपोरेट करेगा, अब वाटर जो है वो और इवेपोरेट करेगा, तो ये और पास आ जाएंगे एक दूसरे के, है ना, और पास आ गए। इवेंचुअली क्या होगा, वाटर के जाने से भाई पार्टिकल्स बर्स्ट हो जाएंगे, पॉलीमरिक पार्टिकल्स बर्स्ट हो जाएंगे, और ये कैप्सूल जो पॉलीमरिक पार्टिकुलर कैप्सूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके एक यूनिफॉर्म जो है फिल्म बना लेंगी। एक दूसरे के साथ पॉलीमराइज करके ये एक यूनिफॉर्म हमारी फिल्म को बना लेंगे। तो इस फिनोमेना को कहते हैं कोलेसेंस। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इवेपोरेशन ऑफ वाटर, फिर कॉम्पैक्टिंग। कॉम्पैक्टिंग वही होता है कि वाटर के इवेपोरेट होने से धीरे 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 कैप्सूल्स पास आ रहे हैं टू द पॉइंट कि जो एनकैप्सुलेशन सेल है उसको ब्रीच ऑलमोस्ट कर दें, इसको कॉम्पैक्टिंग कहते हैं। फिर आता है लेवलिंग। लेवलिंग में क्या होता है, ये सेल जो होती है ये बर्स्ट हो जाती है, तो एक नॉर्मल फिल्म फॉर्म होने तक, क्योर्ड फिल्म फॉर्म होने तक ये सब इन कैप्सूल्स बर्स्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन कैप्सूल्स के अंदर जो पॉलीमर्स होते हैं वो अपनी कैप्सूल के बाउंड्री से बाहर भी पॉलीमराइज करना चालू कर देते हैं, जिससे एक सख्त सशक्त क्योर्ड फिल्म हमें फॉर्म होके मिल जाती है। तो फिल्म फॉर्मिंग इसमें क्यों होती है, फिल्म फॉर्मिंग इसमें होती है क्योंकि इनका जो है कैपिलरी फोर्सेस क्या होती हैं, कैपिलरी फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो वाटर के इवेपोरेट होने के बाद वो फोर्स जो इन कैप्सूल्स पे लग रहा है टू मेक दम बर्स्ट, दैट इज कैपिलरी फोर्स। ठीक है, जो प्रेस करते हैं स्फीयर को एक दूसरे की ओर। दूसरा क्या होता है, टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द पॉलीमर। मैंने आपको बताया था एक फोर्स एक्सर्ट होता है जिसको सरफेस टेंशन कहते हैं, जो एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पार्टिकल को फोर्स करता है कम से कम सरफेस अडॉप्ट करने को, उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सरफेस टेंशन की वजह से रिड्यूस करने की वजह से वो बर्स्ट हो जाएंगे। फिर तीसरा क्या होता है, मिनिमम फिल्म फॉर्मिंग टेम्परेचर अचीव हो जाता है। एक पर्टिकुलर एक ऐसा टेम्परेचर होता है हर पॉलीमरिक पार्टिकल के लिए, जो कि उस टेम्परेचर पे जाने के बाद वो पार्टिकल्स रबरी और सॉफ्ट हो जाते हैं, और इवेंचुअली उसके बाद वो पार्टिकल बर्स्ट होके पॉलीमराइज हो जाते हैं। उसको कहते हैं मिनिमम फिल्म फॉर्मिंग टेम्परेचर।
अब हम बात कर लेते हैं कोलेसिंग एजेंट के इनकॉर्पोरेशन की। तो देखो सबसे पहले तो उसका डिस्पर्शन हो जाना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए अच्छे से, क्योंकि हमें हर पार्टिकल के ऊपर काम करना है, अनइवन काम नहीं करना है। दूसरा, जो हमारा कोलेसिंग एजेंट है उसका इवेपोरेशन वाटर के बाद ही होना चाहिए भाई, क्योंकि वाटर के पहले इवेपोरेट हो गया या वाटर के इवेपोरेट होने के तुरंत बाद इवेपोरेट हो गया तो फिल्म में क्रैक आ जाएंगे यार, ठीक है। क्रैक कैसे आएंगे? कहीं से इवेपोरेट हो गया एकदम, उसने ठीक से MFFT जो है मिनिमम फिल्म फॉर्मिंग टेम्परेचर उसने कम किया नहीं, तो कहीं पे वो है कहीं पे नहीं इवेपोरेट हुआ अनइवनली, वहां पे कर दिया तो एक जगह हो गया पॉलीमराइजेशन, दूसरी जगह नहीं हुआ, तो इसकी वजह से जो डिफरेंस हो गया इसमें पॉलीमराइजेशन का, उसने फोर्स किया दूसरे पार्टिकल को MFFT से नीचे ही पॉलीमराइज करने पे, जिसकी वजह से क्रैक आ गया वहां पे। तो ये ना हो इसके लिए उसको एवेपोरेट नहीं होना चाहिए हमारे कोलेसिंग एजेंट को। दूसरा यार उसकी कंपैटिबिलिटी जो है पॉलीमर के साथ अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा, एजेंट को लास्ट स्टेप ऑफ एवेपोरेशन तक प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे कि वो सफल रूप से काम करके अपना वहाँ से निकल सके। तो देखो जो इफेक्टिव प्रॉपर्टीज हमें चाहिए कोलेसिंग एजेंट से वो क्या है? सबसे पहले तो भाई तुम मिनिमम फिल्म फॉर्मिंग टेम्परेचर रिड्यूस करो, तब तो हम तुम्हें कोलेसिंग एजेंट मानेंगे, ठीक है। तब उसके बाद जाके तुम रिड्यूसिंग ऑफ इवेपोरेशन टाइम, इवेपोरेट होने के टाइम को भी तुम कम करो, ठीक है। उसके बाद जो है तुम्हारी कंपैटिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए पॉलीमर्स के साथ, ठीक है। ईज ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, इनकॉर्पोरेट आप इजीली हो जाने चाहिए। ऑर्डर कोई नहीं देनी है, बदबू नहीं मारनी है भाई पेंट पार्टिकल के साथ मिलके, ठीक है। तीसरा फिर हमें चाहिए भाई अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी भी हमको यहाँ पे चाहिए, और फिल्म के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारा नहीं पड़ना चाहिए कोलेसिंग एजेंट से। एग्जाम्पल हमारे पास वाइट स्पिरिट हो गया, कोलेसिंग एजेंट का कीटोन्स हो गया, एस्टर कीटोन्स हो गए, एस्टर एल्कोहल्स हो गए, और ऑब्वियसली ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो ही गया। इसी के साथ वी कम टू एन एंड ऑफ द यूनिट 1। आपने मेरी वीडियो सुनी है तो मतलब आपने भी कुछ नहीं पढ़ा है मेरे जैसा। थैंक यू।